जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच खबर साहब। आपको और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बात करनी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट के ये जो इलेक्शंस हुए हैं कल परसों इंडिया के अंदर। व्हाई जी वी हाँ। आर टॉकिंग सो अर्ली इन फैक्ट बिकॉज ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थर्ड टर्म है वो बिल्कुल पक्की है इन केस थिंग्स गो वेल फॉर हिम। आपको क्या लगता है कि इस वक्त इंडिया इज हैविंग अ ट्रबल्ड फॉरेन पॉलिसी मिडल ईस्ट में? जैसे कतर के साथ एक मसला है, अमेरिका के साथ एक मसला है, कनाडा को तो उन्होंने शरक कर दिया, रबिश कर दिया, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन समवेयर जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो रॉ है उसका अपरेटस उन्होंने रिमूव कर दिया वहां से। एक एंगल ये है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। दूसरा एंगल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डू यू बिलीव के ये जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, ये कई लोगों के लिए तो मुश्किलात रखेगी। फॉर एग्जांपल चाइना के लिए एक मुश्किल होगी, शायद वेस्ट के लिए ये एक स्टेबिलिटी किसी हद तक नजर आएगी। हाउ डू यू रेट दिस पर्टिकुलर इलेक्शंस के बाद नरेंद्र मोदी, एन एस दोवल जिनकी कुछ पॉलिसीज बैकफायर कर गई हैं, डॉक्टर जयशंकर की जिसे कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी ट्रबल शूटिंग, को कैसे देखेंगे आप? तो देखिए, फॉरेन पॉलिसी वाइज मेरी नज़र में सिर्फ एक फेलियर हुआ है, एक डिबाकल, ये जो अमेरिका के साथ हुआ है। खालिस्तान गेट कही उसे। तो ये जो खालिस्तान गेट यूएस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, दैट हैज वेयर इट हैज बैकफायर्ड। और दूसरी जो चीजें हैं कतर वगैरह, इट वाज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी इशू, ये प्राइवेट सिटीजन्स थे, वो वहां गए और दे हैव बीन कैप्चर्ड। अब ये और बात है कि अभी जब दुबई में जो एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई है, कैप 28, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई कतरी शेख के साथ। डिड दे ब्रिंग दिस इशू अप? आई डोंट नो कि दे ब्रॉट इट अप। मेरा ख्याल ये है कि उनको सजाए मौत जरूर दी जाएगी, बट एट द लास्ट मिनट there will be some deal with India and those 8 people will be forgiven. लेकिन उसमें उसका एक नतीजा ये होगा कि जो इंडिया की सिक्योरिटी फर्म्स वगैरह है, उनको इतना आसानी से शायद मिडल ईस्ट में, फिर एटलीस्ट कतर के हद तक, देयर विल बी सम हेजिटेशन टू इमीडिएटली ट्रस्ट देम एंड हायर देम। बिकॉज सिक्योरिटी का मामला इतना होता है कि भाई अगर आप अपने किले में बंदे को झाड़ू के लिए भी लेकर आ रहे हो, तो वो किले का नक्शा तो बना ले सकता है ना। सो सो ट्रस्टिंग इवन फॉर ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स सिक्योरिटी के विल बी डिफरेंट। बट आई डोंट नो, मतलब ये तो अंग्रेजों के हाथ में अपनी सिक्योरिटी दे रखे हैं, तो आई डोंट नो व्हाई दे मे नॉट ट्रस्ट इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन ये जो इलेक्शन का है, देखिए जो सबसे बड़ा, जो अगर एक टेक अवे लिए आप, ये जो करंट इलेक्शंस हुए हैं इंडिया में जो 4 स्टेट्स में, उससे आप ये कह सकते हैं कि ये जो मोदी अमित शाह मैजिक है वो खत्म नहीं हुई। सो मोदी वाज ऑन द रोस्टर, हालांकि वो नहीं थे, बट ही पुट हिज प्रेस्टीज वगैरह, आपने शायद सुना होगा ये स्लोगन्स कि मोदी की गारंटी वगैरह। सो वो उन सारे स्टेट्स में ही वेंट आउट देयर एंड ही कैंपेन एंड ही वाज द फेस ऑफ द कैंपेन। अगर बीजेपी हार जाती तो बीजेपी की इंटरनल डिस्कशंस में दे वुड हैव रेज दिस क्वेश्चन के डज मोदी मैजिक स्टिल वर्क। तो चंद महीनों पहले आरएसएस का जो एक अखबार है, उसमें ये बात आई थी कि मोदी मैजिक इज नॉट एनफ नाउ टू विन इलेक्शंस। तो हमको डबल इंजन कैंपेन करना पड़ेगा, यानी लोकल एक लीडर को प्रोमिनेंस दे ताकि वो लोकल वोट खींचे, और फिर मोदी। सो डबल इंजन की बात कर रहे थे। लेकिन नाउ ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें कोई डबल इंजन नहीं था, एंड इट बिकेम वेरी क्लियर दैट मोदी एंड अमित शाह की जो स्ट्रैटेजीज है, सो इट इज नॉट जस्ट कैरिस्मा जिसके वजह से वो जीते हैं, उनकी जो इलेक्टोरल मशीनरी है इट इज मच बेटर देन कांग्रेस। एक तो एक उनके पास पैसा ज्यादा है, दूसरा उनकी जो
जो वॉलंटियर्स है आर मोर डिसिप्लिन्ड देन रेगुलर पीपल। और तीसरी चीज ये है कि दे हैव ए गुड सिस्टम जिससे वो लास्ट मिनट पर भी अपने वोटर्स को मोबिलाइज करते रहे। सो लोग भूल जाते हैं, खाली तकरीरों में से नहीं चलती इलेक्शंस, मतलब आप लोगों को घरों से उठाकर ले जाकर वोट डलाते हैं। आपको पता चल गया कि एक बिल्डिंग में 70-80 साल के 50-60 लोग रहते हैं, वो आपके वोटर्स हैं, लेकिन उनके पास ना बस है ना रिक्शा है। आप प्रोवाइड करते हैं बस, दे विल गो एंड वोट फॉर यू। सो यू हैव टू हैव दिस ग्राउंड वर्क जो कहते हैं ना इलेक्शंस में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पर भी करते हैं, आई वॉलंटियर ऑन इलेक्शन डे। लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं घर पे अगर करीब में है, मुझे फोन कर दे, मैं पिक कर लूंगा, उनको लेके चले जाऊंगा इलेक्शन के लिए। सो दैट काइंड ऑफ अ गेम हैज टू बी देयर एंड बीजेपी हैज दैट बेटर। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस का जो मैसेजिंग है वो, उसकी डिसिप्लिन वीक थी। इट्स नॉट वेरी क्लियर। राहुल गांधी एक चीज कह रहे हैं, लोकल लीडर्स एक चीज कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी डजंट हैव सच अ प्रॉब्लम बिकॉज मोदी इज द मेन स्पोक्स पर्सन, और जो मोदी कहते हैं सब वही कहते हैं। तो द मैसेज डिसिप्लिन वाज वेरी वेरी क्लियर। और मेरी नजर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिसाइड्स के मोदी स्टिल हैज दैट मैग्नेट जिसके बेसिस पे वो हिंदी बेल्ट जीत सकता है, उससे साफ क्लियर ये आ रहा है कि 2024 में भी दिस इज अ प्रीव्यू टू दैट, कि ऐसा कोई जादू नहीं कर सकता कांग्रेस की इनको हराए। कांग्रेस ने कुछ ज्यादा ग्राउंड लूज नहीं किया, बट बीजेपी गेन्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। जो वोटर शेयर था कांग्रेस का इन सारे स्टेट्स में ज्यादा फर्क नहीं आया, ज्यादा से ज्यादा 0.5%, 1% कम या उतना ही, 40% के अतराफ रहा। बट बीजेपी गेन्ड अ लॉट, एक जगह 4%, एक जगह 7%, एक जगह 13.5% वोट गेन। और दूसरी चीज ये है कि एक नया डेटा सामने आ रहा है कांग्रेस को लेकर कि 2014 के बाद से कांग्रेस ने कहीं भी रिपीट नहीं किया दो स्टेट्स। वो स्टेट्स जीतते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू होल्ड इट, दे आर लूजिंग इट, जैसा राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है वगैरह। तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि दे आर नॉट डूइंग ए गुड जॉब, दे आर मेकिंग गुड प्रोमिसेस जिसके बेसिस पे वो इलेक्शन जीत रहे हैं, बट वंस इलेक्टेड दे आर नॉट डिलीवरिंग इन गवर्नेंस। बट बीजेपी इज, क्योंकि सारे लोग, सारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि बीजेपी विल लूज मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश तो ऐसा उन्होंने उल्टा पुल्टा उठा पटक दिया कांग्रेस को, 164, तकरीबन 100 सीट का फर्क आ गया वहां पे कांग्रेस और। तो सो दिस इज वेरी स्ट्रांग। तो अब इसका जो फॉरेन पॉलिसी पे जो असर होगा, एक ये है कि मोदी इज वेरी कॉन्फिडेंट एट होम कि द पब्लिक इज बिहाइंड हिज बैक। जैसे कि बाइडेन जब जाते हैं, अब उनकी मुंह से बात नहीं निकलती, अगर मैं ये कहा तो अब मिशिगन हार जाऊंगा, ये कहा तो पेंसिल्वेनिया हार जाऊंगा, ये कहा तो वो हार जाऊंगा, इस तरह फंसे हुए हैं वो अटक। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नो प्रॉब्लम, he knows that the majority of the country is behind him. So that is a big advantage, कि he can take big steps, he can make strong commitments and fulfill those commitments because he has this government भी stable है। अब इस इलेक्शन से पहले खासतौर से क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटका में इनको हरा दिया था, there was lot of this discussion कि अगर 2024 के इलेक्शन में 3 ऑप्शंस थे, या तो मोदी को मेजॉरिटी मिल जाएगी, या दे विल बी द बिगेस्ट पार्टी विदाउट मेजॉरिटी। तो ऑलरेडी लोग कहने लगे कि देयर इज अनदर बीजेपी लीडर, गडकर्णी कुछ कहते हैं उनको, जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, उनको शायद दूसरे पार्टीज विल से कि वी विल सपोर्ट यू इन अ कोलिशन इफ यू हैव ए नॉन मोदी गवर्नमेंट। इस तरह की बातें शुरू हो गई थी। फिर तीसरी बात ये थी कि वो हार भी सकते हैं। अब वो सब खामोश हो जाएंगे सारे के सारे। इनफैक्ट मेरा मेरा तो एक्सपेक्टेशंस है कि जिस तरह से कंट्री में करंटली मूड है, इट माइट बी वेरी टेम्पटिंग टू मोदी टू हैव एन अर्ली इलेक्शन, किसी चीज का बहाना लेकर इलेक्शन कॉल कर लें फरवरी में, मार्च में, उससे पहले, जब तक कि ये कांग्रेस अभी तक अभी तो झगड़ा चलेगा ना, जो इंडिया जो कोलिशन है वो दे आर गोइंग टू बी वेरी अपसेट विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस। कहीं ये मुंह और मसूर की दाल, तुम हमको क्या लीड करोगे, तुम हर जगह हार रहे हो। और जो तेलंगाना में जो कांग्रेस ने जीता है, दैट इज एन अचीवमेंट, बट दे डिडंट बीट बीजेपी। जहां जहां
ये वन ऑन वन बीजेपी के साथ दे हैव गॉन अप, दे हैव लॉस्ट। समझे, खास तौर से नॉर्थ में तो इनकी अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। हिमाचल प्रदेश एक रह गया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब हम नेशनल ऑपोजिशन है, क्योंकि हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, उनके पास पंजाब और दिल्ली है। So this is a big blow to Congress and a big win for मोदी। और जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी का चक्कर ये है कि इंडिया की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो इलेक्शन से बदलने वाले नहीं, जो है सो है। इंडिया हैज टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स फ्रॉम कश्मीर। आपको याद है चंद महीने पहले यहाँ राहुल गांधी आए थे, तो उन्होंने थिंक टैंक्स का भी दौरा किया, तो 3-4 जगह उनसे ये सवाल पूछा गया था रशिया को लेकर, जो इंडिया की जो कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी कि रशिया से तेल खरीदना। if you remember ये अर्ली डेज ऑफ द यूक्रेन वॉर, तो उस वक्त तो बहुत ही क्लियरली राहुल गांधी ने कहा था कि इनफैक्ट मेरे एक सवाल के जवाब में भी ही रिपीटेड दिस, मुझसे डायरेक्टली राहुल गांधी ने, कि यहां तक कि रशिया का सवाल है और चाइना का सवाल है, वी आर इन कंप्लीट अग्रीमेंट विद बीजेपी पॉलिसी। सो दैट वाज, मतलब इट्स नॉट रिमार्केबल, इट जस्ट सेज कि राहुल गांधी इज आल्सो थिंकिंग अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, जिस तरह बीजेपी या जयशंकर साहब सोच रहे हैं। सो इंडिया के जो फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट हैं वो उससे बदलते नहीं। द ओनली थिंग दैट चेंजेस द नेशनल इंटरेस्ट इज योर स्टेट कैपेसिटी। मिसाल के तौर पे अगर आप छोटे मोटे पावर हो तो आपका नेशनल इंटरेस्ट विल इंक्लूड रीजनल डोमिनेशन। अगर आपकी स्टेट कैपेसिटी बढ़ जाती है देन आप एक्स्ट्रा रीजनल डोमिनेशन की सोचना लग जाते हो। So if you can see, India has a special initiative with Central Asia. India has a special initiative East, looking East का पॉलिसी है इंडिया की। तो अगर आप देखें तो इंडिया साउथ एशिया तक अब महदूद नहीं है, क्योंकि इंडिया की रीच बढ़ गई है। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिसीज इंटरेस्ट एक्सपैंड और श्रिंक हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली नहीं बदल सकते। ये और बात है कि देश में सडनली कोई क्राइसिस आ जाए, खुदा ना खास्ता, देन द स्टेट विल बिकम इनवर्ड लुकिंग टेम्पररीली। जैसा आपके पास जिस तरह से क्राइसिस वगैरह चल रही है टीटीपी को लेकर, इकोनॉमिक क्राइसिस, देन इसलिए देयर इज नॉट मच फॉरेन पॉलिसी एक्शन अनलेस टू एड्रेस दोस प्रॉब्लम्स ना। तो अगर डोमेस्टिकली मामला स्टेबल है देन यू आर लुकिंग आउटसाइड। खिला तो अगर आपका मजबूत है तो फिर आप खिले के बाहर ज्यादा नजर रखोगे ना। So India's foreign policy, I think, is not going to change much. और इस election के बाद, with the confidence that he's going to win 2024, I think Modi and Jaishankar साहब will become more confident. अलबत्ता जो इंडिया का जो अमेरिका के साथ चल रहा है, that needs to be handled with a lot of care. और the US has been very friendly in its, जिस तरह से US ने handle किया है, has been very friendly with this, and India is reciprocating and should. डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज आपने बात की कि जो मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी कंपनीज हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू गिव इंडिया दैट काइंड ऑफ रोल इन केस ये जो कतर में हुआ है, ऑब्वियसली थोड़ा सी चीज आएगी। नॉर्थ अमेरिका में आपने कहा कि बड़े फ्रेंडली तरीके से, डू यू कंसिडर दिस as an overconfident move of the Indian government, जिसमें NSA Doval obviously might be leading this initiative supported by Prime Minister Modi, या कि आप समझते हैं कि they wanted to achieve certain political objectives in terms of this इन चीज़ों से back home in India somehow वो यहाँ पे ये चीज़ जो है उनसे मिस हैंडल हो रही थी, ये ओवर कॉन्फिडेंस है उनका। क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्ट में ये भी कह रहे हैं कि वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस, हम अपने सब्र पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी डोंट डू दिस, लेकिन समहाउ करना पड़ रहा है, मजबूरी है। आप इसको कैसे देखेंगे कि ये जो इस चीज को, इस एंगल को? डैनियल मार्की का इंटरव्यू सुने करण थापर के साथ, जो यूएसआईपी या यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में साउथ एशिया एडवाइजर। हाँ, उन्होंने आर्टिकल भी लिखा था इस पे। हाँ, तो उसने ही में 2-3 पॉइंट्स विच आर वेरी इंटरेस्टिंग। एक पॉइंट ये था कि
इट इज पॉसिबल कि अमेरिका में ट्रस्ट खत्म थोड़ा कम हो गया विद यूएस इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उनके ऑपरेशंस। नंबर टू, ही वाज सेइंग कि जो इंडिया के क्रिटिक्स है एडमिनिस्ट्रेशन में, अब उनके पास कुछ मवाद है टू क्रिटिसाइज। पहले वो जस्ट कह सकते हैं वी आर मूविंग टू फास्ट, वी शुड बी केयरफुल, ये वो। अब वो कह सकते हैं, दे कैन रेज द क्वेश्चन, इज इंडिया ए रिलायबल पार्टनर? जो क्रिटिक्स पहले से थे वो, और फिर कांग्रेस में भी थोड़े बहुत कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ हियरिंग जरूर कराएगा इस मसले को लेकर। ऑल ऑफ दोज आर गोइंग टू बी इरिटेटिंग टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। प्रॉब्लम ये हो गया है कि मतलब I think India has overestimated the problem of the खालिस्तानी मूवमेंट। देखिए, पंजाब में कुछ नहीं हो रहा है, ये डायस्पोरा की हद तक है। से पहले भी वो अमृतपाल सिंह, वो भी जो भी है, वो भी बाहर से ही आया था। there is no demand for खालिस्तान, पब्लिक डिमांड, ये वो कुछ भी नहीं है। पंजाब के वैसे ही दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो द क्वेश्चन वाज, व्हाई इज इंडिया ओवर रिएक्टिंग? अगर इंडिया ये सब चीजें कर रहा है तो ये जो मैस्कुलिन फॉरेन पॉलिसी है, क्या उसका नतीजा है? दूसरी चीज ये है कि अगर आप वो ऑपरेशन स्टाइल देखें, इट वाज सो एमेचरिश। अगर जो इंडाइटमेंट में जो भी चीजें हैं, अगर वो सही हैं, देन इट वाज नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन। उससे अच्छा तो सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन आपको सलमान खान की टाइगर मूवीज में दिखते हैं। टाइगर 1, 2, 3 देखें आप, उसमें रॉ कम्स अक्रॉस एज अ फार मोर सोफिस्टिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन देन इन दिस पर्टिकुलर केस। तीसरी चीज ये है कि इंडिया इज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड विद द खालिस्तानी मूवमेंट्स। इंडिया की एम्बेसीज पर, लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में, ऑस्ट्रेलिया में तो हिंदू टेम्पल्स पर भी ये जाके ना वैंडलिज्म वगैरह कर रहे हैं। इट्स बिकमिंग ए सोर्स ऑफ इरिटेशन, सो इंडिया इज ट्राइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैम। और वो फ्रस्ट्रेट इसलिए भी हो रहे हैं कि वो गवर्नमेंट्स को कांटेक्ट कर रहे हैं और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स कुछ ज्यादा इंडिया को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहकर दे आर नॉट। खासतौर से कनाडा थे तो ये 1980 से चल रहा है कनाडा के साथ कि आप खालिस्तानी मूवमेंट को आप बेसिकली पाल रहे हैं। अब जैसा कि ये पन्नों की जो बातचीत है, इंडिया की किसी गवर्नमेंट के किसी एजेंट ने काइंड ऑफ हिंट कर दिया कि इंडियन गवर्नमेंट के प्रॉक्सी ने कि पन्नू इज अ CIA एजेंट, इसलिए वो धमकियां भी देता है। तो इस तरह नहीं होते CIA के एसेट्स। इफ यू नो देन ही इज नॉट एन एसेट, समझे ना? सो दैट इज वन थिंग। तो शेखर गुप्ता की एक थियरी है कि इंडिया हैज मिसअंडरस्टूड द फार्मर्स मूवमेंट। जो प्रोटेस्ट हुए थे फार्मर्स के, जिसको पेंट करने की कोशिश की गई थी कि दैट इज अ खालिस्तानी मूवमेंट, उसको डीलेजिटिमाइज करने के लिए। तो अगर इंडिया हैज बॉट इट्स ओन कूलेड कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है और फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं है, so then that kind of explains this extreme reaction to खालिस्तानी activists। लेकिन अगर आप टाइमलाइन देखें कमर साहब, वो जो बंदा है निखिल गुप्ता, उसको तो 30th जून को ही आ गया था ना वो। he was detained then at the request of the US। तो 30th जून तक द US had enough एडमिशन। और ये सारा का सारा जो प्लॉट है वो अर्ली समर मई की बात कर रहे हैं। ये अटेम्प्ट्स वगैरह जो होने वाले थे, राइट? उसके बाद देखिए आप कितने मुलाकातें हुई बाइडेन और मोदी की, एंड दे ब्रॉट इट अप। हाँ, so the US has been very careful not to malign India, not to raise it। प्राइवेटली मोदी के साथ रेस किया, पब्लिक में नहीं बोला। फिर जब जयशंकर साहब यहाँ आए, फिर उसमें हुआ। फिर 2x2 में जब ब्लिंकन दिल्ली गए अभी, तब भी उन्होंने वो मसला, जब भी वो कनाडा का मसला रेस कर रहे थे, ही वाज आल्सो रेजिंग दिस डोमेस्टिक इशू। तो आई थिंक द US थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके इंडिया के रेस्पॉन्स से, विच इज कंप्लीट डिनायल एंड रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज के कुछ कर रहे हैं, दे हैव अनसील्ड दिस। ये जो इंडाइटमेंट उन्होंने पहले इसको सील रखा, आपने देखा होगा 2 दिन,
तो आई थिंक दे मस्ट हैव अगेन टॉक टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल, जब उनको जो जिस तरह का वो रिस्पांस चाह रहे थे, जब वो नहीं मिला तो उसको उन्होंने अनसील कर दिया. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द यूएस इज मिसरीडिंग के इंडिया में अगर इस तरह का स्कैंडल होता रिवर्स में, तो यहाँ की मीडिया ऐसी की तैसी कर देती थी बाइडेन की, ये क्या कर रहे हो, यू नो, वुड हैव बीन लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ बाइडेन वगैरह. लोग कंपेयर करते हैं विद ओसामा बिन लादेन, इट इज नॉट ए सिमिलर कंपैरिजन. अमेरिका ने बिन लादेन को मार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया था. देखा होगा आपने फेमस फोटोग्राफ जिसमें हिलरी क्लिंटन भी है. अब तो आइकॉनिक पिक्चर हो गई ना, जिसमें उन्होंने they were watching the operations live. So America released all this. India is not saying कि हमने मारा, ये करा, ये लो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये लो वीडियो नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, assassination हो रहा है निज्जार का. No, there's no such thing. They are still denying, अभी भी डिनाई कर रहे हैं. So it's not the same analogy. अगर same analogy है तो आप डंके की चोट पे बोलेंगे कि हमने मारा है. So it's a different kind of thing. So there is a lot of narrative convolution काफी चल रहा है इंडिया में इसको लेकर. But I think क्योंकि the bigger issue is global geopolitics और इंडिया की बहुत जरूरत है अमेरिका को in many ways. For example, मुझे अभी पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी अब कई MOU साइन कर रही है इंडिया की यूनिवर्सिटी से. So we are replacing all the Chinese students जो यहाँ आते थे with Indian students who will be coming. So there is a lot of need from India, टेक्नोलॉजी की, skilled labor, doctors, engineers. फिर इंडिया खरीद भी रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार. अगर इंडिया को रशिया की डिपेंडेंस से हटा देते हैं तो फिर इंडिया 40-50 बिलियन डॉलर के हद तक हथियार शायद खरीद सके एवरी ईयर. So there is a lot of this plus इंडिया के लिए अमेरिका इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. तकरीबन अब 120 बिलियन डॉलर तक ट्रेड हो गया. सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड अमेरिका इज नॉट इस वजह से एक झटके में ताल्लुकात को खराब नहीं कर ले, लेकिन थोड़ी सी बदनज़ी आ गई, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया खीर में. इट इज लाइक दैट, यू नो, एंड इट विल डिसअपियर क्विकली वंस दिस इशू इज रिजॉल्व. जब वो इंक्वायरी का नतीजा आएगा एंड आई एम श्योर के इनफॉर्मली पहले वो डिस्कस किया जाएगा, देन इंडिया विल मेक इट पब्लिक. And I have a feeling कि उसके बाद the मसला will disappear and relations will be back to normal. एक और चीज है जो I'm not fully confident, लेकिन अगर आप टाइमिंग देखें इस इंडाइटमेंट के खबर आना was after the meeting of Biden and Xi Jinping in San Francisco. तो अगर यूएस चाइना की रिलेशनशिप स्टेबलाइज होने लगती है तो अमेरिका की इंडिया के साथ डील करने की फ्रीडम बढ़ जाती है. बट अगर अमेरिका के ताल्लुकात चाइना के साथ खराब रहते हैं तो अमेरिका के ऑप्शंस विद रिगार्ड्स टू इंडिया मिनिमाइज होते जाते हैं. समझे, दे कैन डिले देयर पार्टनरशिप विद इंडिया इफ द रिलेशनशिप विद चाइना इज ओके. अगर वो ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं मुसलसल, देन दे नीड टू एक्सपीडाइट वो. लेकिन मेरा ख्याल है समहाउ जिससे ना अमेरिकन ने रियलाइज कर लिया है कि चाइना से ताल्लुकात ठीक हो ना हो, लेकिन वो जो सारा इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट है वो तो करना ही करना है. दे कांट जस्ट लीव इट. डॉक्टर साहब, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. ये जो अमेरिकन मीडिया की जो साइलेंस थी ऑन ऑल दिस सागा, क्योंकि अमेरिकन मीडिया जब चीखता चलाता है, बोलता है, तो पता हमें चल जाता है. पाकिस्तान में भी बेशक हम देखें या ना देखें, सोशल मीडिया से पता चल जाता है. This is somewhere the silence of the administration जो linked है, जो साइलेंस दिखाई है. क्योंकि जस्ट लिंक कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल एक गुब्बारा आ गया था चाइनीज, वो कनाडा से ट्रैवल करते करते, तो मैं उस दिनों में अमेरिका में था, तो मतलब बस फिर गुब्बारा ही था और कुछ नहीं था जो डिस्कस हुआ. बट दिस इज हाउ दे आर कमिंग विद एवरीथिंग, प्रूव्स ये वो आगे पीछे, बट दे आर साइलेंट और मीडिया खामोश है. व्हाई इज दैट सो? I don't think the media is खामोश. अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट देखें, ये कनाडा के मसले को मुसलसिल the discussions are going on. So elite is discussing this issue. ये popular level पे नहीं आया because of the Hamas-Israel जंग, which is sucking away the media का जो वक्त है, सबसे ज्यादा उसी पे फोकस है. जब वो बलून आया था, जब तो सिर्फ यूक्रेन की जंग थी.
अब तो ये हाल है इजराइल हमास की जंग का कि वो मतलब ये तो छोड़ दें आप, ये तो छोटा सा मसला है, रशिया यूक्रेन की जंग पे ज्यादा कवरेज नहीं हो रहा है। इफ यू नोटिस कि सारे के सारे रिपोर्टर्स आर जस्ट फोकसिंग ऑन गेटिंग ए न्यू स्टोरी एंड न्यू स्टोरी एंड स्टोरी आफ्टर स्टोरी हमास का। अरे भाई नेतन्याहू ने आज करवट बदल दिया। नेतन्याहू forgot his pen at home and he came to office without a pen। वो ब्रेकिंग न्यूज इस तरह कुछ भी जो उनको मिले, न्यूज मिले ना मिले, so they are just focusing on this because the public is engaged ना इस मसले को लेकर। और अगर आप पब्लिक को देखें, दिस इज नॉट अ बिग इशू लाइक, मतलब इट्स नॉट ए, क्योंकि कत्ल नहीं हुआ ना, बच गया कत्ल। सो द व्हाट मसला क्या है, बंदा बच गया है, एक बंदा फंस गया है। सो द टेक्निकल इश्यू इज CC1 कौन है और व्हाट इज अमेरिका डिमांडिंग। देखिए आई डोंट नो व्हाट अमेरिका इज डिमांडिंग, मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं। अगर अमेरिका कह रहा है कि CC1 को आप एक्स्ट्राडाइट करें हमारे पास, हम उसके ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर का केस करेंगे, तब तो नहीं होगा। इमेजिन इफ ही इज 1 or 2 steps बिलो अजीत डोवल। दूसरी चीज ये है, अगर आप वो इंडाइटमेंट पढ़े, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस का जिक्र है, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिक्र है कि ये निखिल गुप्ता ने कैमरा को पलटा के 3 बंदों की शक्लें बता दी, राइट। तो वो 3 बंदे कौन है, इंडिया की गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं, हु दे आर। अभी तक तो यूएस इंटेलिजेंस को तो पता चल गया होगा हु दिस पीपल आर। तीसरी चीज ये है कि इट टेल्स यू हाउ गुड द यूएस इंटेलिजेंस इज, कि उन्होंने वो कर दिया जो कनाडा तो कुछ भी नहीं कर सका। इन्होंने ना सिर्फ मर्डर को प्रीएम्प्ट भी कर दिया, असैसिनेशन को, उनको बंदे को पकड़ भी लिया, इज इन कस्टडी नाउ इन द यूएस, उसको एक्स्ट्राडाइट भी करवा लिया। मिड नवंबर में उसको ट्रांसफर कर दिया चेकोस्लोवाकिया से यहाँ। और वहां पर भी जो चेक गवर्नमेंट है वो इंडियन एम्बेसी को बताया नहीं कि असल चक्कर क्या था। तो वो बेचारे को ड्रग स्मगलिंग, आर्म स्मगलिंग के तहत में पकड़ लिया, और द इंडियन एम्बेसी वाज ट्राइंग टू प्रोसेस इट नॉर्मली, जिस तरह से दूसरे लोगों को। और उसने भी इंडियन एम्बेसी का मदद नहीं लिया, उसने अपने प्राइवेट लॉयर को हायर किया। सो इट्स अ वेरी, मतलब इट्स हाथ धोने का जी चाहते हैं इसके बाद ना, कि ये दिस इज नॉट अ क्लीन स्टफ, मसला इज नॉट क्लीन। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में दे आर थिंकिंग दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट, क्या जबरदस्त चीज है, हमने घुस के मारा घर में वगैरह। दैट इज नॉट द थिंग। अगर घुस के मारे हैं तो बोलो ना भाई कि घुस के मारे हैं। ये वाई प्रॉक्सीज में ये यूट्यूब चैनल पे लोग कह रहे हैं, बट नोबडी इन द ऑफिशियल गवर्नमेंट अभी भी डिनाई कर रहे हैं। जयशंकर की पोजीशन इज दिस इज एब्सर्ड, द गवर्नमेंट डज नॉट डू दिस। अरिंदम बागची ने जो इस पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उससे पहले वाले स्टेटमेंट में तो कहा था ना कि द गवर्नमेंट डज नॉट ऑपरेट लाइक दिस। लेकिन जब वो इंडाइटमेंट अनसील हुआ, देन द टोन चेंज हो गई ना कि ओके नाउ दिस इज वेरी सीरियस, वी विल हैव इंक्वायरी। तो भाई आप अनसील होने तक क्यों बैठे थे? इंक्वायरी जब ही करा रहे थे जब निखिल गुप्ता पकड़ा गया। वो डेफिनेटली एवरीथिंग इज लिंक्ड, फॉरेन पॉलिसी इज लिंक्ड विद द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। द मोमेंट मोदी और उनकी गवर्नमेंट टोन डाउन करेगी हर चीज को, ऑपोजिशन ने चढ़ाई कर देनी थी, और वो नहीं चाहते को मौका मिले इस वक्त और कोई माहौल ऐसा बने। सो वो मोदी साहब पकड़ा ही नहीं देना चाहते, और डॉक्टर जयशंकर एंड ऑल दैट। सो मेरा ख्याल है इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन मेरी जाती राय है डॉक्टर साहब, हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं, अमेरिका के लिए और बड़े गोल्स हैं। अमेरिका इस वक्त लेट गया, उसने कहा खामोश हो जाओ। इसको अगर हमने बड़ा इशू बना लिया, देखें बाइडेन साहब आए थे तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी उन्होंने कहा, जैक सुलिवन ने इंटरव्यू दिया, उसने कहा हमारे होस्ट चाहते ही नहीं थे ऐसी कॉन्फ्रेंस हो, हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो हमने नहीं की। आप वियतनाम में जाके किया उसने बाइडेन हाँ ने। वियतनाम में किया। सो G20 में खामोश रहा, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, कंसेंसस पैदा किया जी हाँ। इस सारे प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि इंडिया की कहीं कमर ना लग जाए। अगर इंडिया की कमर लगती है तो चीन चढ़ाई कर देगा। सो वो और एंगल पे गए। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया को 100 खून माफ है एट जो इस वक्त चल रहा है। सो बट दे डिडंट वांट टू प्ले। खून तो माफ नहीं है, लेकिन दे आर गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट, बट दे विल वांट इंडिया टू बिहेव, इसमें कोई शक की बात नहीं। और एक अटेम्प्ट इस तरह का, दे विल नॉट लाइक इट एट ऑल। ये इट्स लाइक सेइंग के ये हम करते हैं, तुम कौन होते हो करने वाले
नहीं, Right? बहुत सारे इंडियन लोग ये कह रहे हैं ऑन नॉट ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया बट ऑन प्लेटफॉर्म्स के अगर इंडिया अमेरिका जाके दूसरे मुल्कों में घुस के मार सकता है, हम क्यों नहीं मार सकते, कनाडा की हद तक। लेकिन जब अमेरिका आया तो एवरीबॉडी इज साइलेंट ऑन ऑन यूएस, कोई मीडिया कुछ भी नहीं बोल रहा, नहीं, खामोशी। आई हैव वो जो मैं आप कह रहा हूँ ना कि मारो और बोलो ना कि मारे हैं। नहीं मारा क्यों कह रहे हो? जैसा कि यूएस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यूएस ने कई लोगों को मारे, अनवर औलाकी को मारी जो खुद यूएस सिटीजन था। हाँ, अनाउंस किया। हमको पता कैसा चला? प्रेस, मतलब ओबामा ने कितने लोगों को मारा भाई, अनवर औलाकी को मारा, ओसामा बिन लादेन को मारा, फिर ट्रंप ने आके जनरल सुलेमानी को मारा। उसके बाद तो सेलिब्रेशंस हुए, इतने कॉन्फ्रेंसेस हुए, वीडियोस रिलीज की गई। भाई डंके की चोट पे मारा है ना। They have said these are the enemies of the state, we will hunt them down wherever they are. तो आप भी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं हमको कि आपने कैसा मारा निज्जार को। Then it is not the same. अगर वो नहीं कर रहे हैं then it is not the same thing. अगर आप डिनाई कर रहे हो then it is not the same thing. Now you're not acting like a powerhouse, you're acting like Iran, जो डिसिडेंट्स को मारता था। याद, यहाँ पे अमेरिका में बहुत मारे ईरान ने डिसिडेंट्स 1980s में। बहुत ईरानियन जो आ गए थे वहां से बच के। तो मुझे याद है मैं एक बार लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से वहां पे एक बहुत दूर पर एक यूनिवर्सिटी को जा रहा था, तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव थी कैब की। तो लिमो भेजी थी यूनिवर्सिटी ने, वो लिमोज होते हैं ना यहाँ पर। तो लिमोजिन ड्राइवर से तो पूछा कि तुम क्यों आए हो? तो मैंने बोला मैं लेक्चर देने आया हूँ। तो ही सर व्हाट इज योर लेक्चर अबाउट? तो उस जमाने में वॉर ऑन टेरर वगैरह चल रहा था, तो मैं बात किया इराक के इन्वेजन। तो उसने मुझसे 2-3 एकदम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सवाल जवाब पूछ लिए। तो उसके साथ मैं आधा घंटे तक बातें करते रहा। फिर मैं उसका पूछा कि तुम, मुझे लगता है तुम ईरान से हो। सर हाँ मैं ईरान से हूँ। बोला इतना इंटरेस्ट क्यों है तुमको इंटरनेशनल रिलेशन? फिर हंस के कहा कि आई यूज्ड टू बी द पेट्रोलियम मिनिस्टर ऑफ ईरान इन 1978। अब वो टैक्सी चला रहा है लॉस एंजलिस में। रेवोल्यूशन के बाद वो भागकर आ गया था और फिर देन उसकी मतलब he couldn't get a proper job and then he said ये मेरी कंपनी है and they make a lot of money। वैसे लिमो ड्राइवर्स अगर उनके पास 2-3 गाड़ियां वगैरह होती हैं, so he is doing well off। but what I wanted to say was कि this is a different kind of, ऐसे लोगों को बहुत मारा है ईरान ने। उनके डिसीजन जो खासतौर से यूएस के साथ इंटेल शेयरिंग कर रहे थे और कोऑपरेट कर रहे थे। so but that is a different style where you kill your dissidents and यहाँ पर मेरे 1-2 ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान के काफ़ी क्रिटिसिज्म करते हैं और उन पे सेमाई हमले हो चुके हैं आईएसआई के यहाँ पर इन द यूएस। मतलब उनको मारा नहीं लेकिन मारे जैसा करके उनको मैसेज भेजा दी कि वी कुड डू दिस, तो ताकि वो डर गए। सो बट दैट इज नॉट घर में घुस के मारने वाली बात। मतलब इट वाज नॉट समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान साहब। सर प्लेयर टॉकिंग टू यू। वक्त का बहुत। थैंक यू वेरी मच खबर साहब। चलिए फिर विल टॉक अगेन। जी।